Hello everyone, I am Yogesh Mawai, your physics tutor. Welcome to the channel Physics by Yogesh sir. In the continuation of series Optics, today we will learn some new important topics. So before starting, let's recall the previous lectures. तो previous lecture में हमने सीखा कि मिरर फॉर्मूले को कैसे प्रूव किया जाता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमने सीखा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना हमने सीखा. ठीक है, उसके बाद हमने एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा. अब इसी को थोड़ा कंटिन्यू करते हैं आगे. अब जो रिफ्लेक्शन होता है हमारा वो डिफरेंट डिफरेंट मीडियम से हो सकता है. कैसे कैसे? तो टॉपिक है हमारा रिफ्लेक्शन थ्रू डिफरेंट मीडियम. डिफरेंट मीडियम से क्या हो रहा है? आपका रिफ्लेक्शन हो रहा है डिफरेंट मीडियम से. मीडियम कौन कौन से डिफरेंट? मान लीजिए पहला हमने लिया स्लैब, ग्लास स्लैब हमने लिया. तो ग्लास स्लैब का जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस होगा वो हमारा क्या बनेगा? प्लेन एंड पैरेलल. प्लेन एंड पैरेलल. ठीक है, कैसे? मान लीजिए आपने को ग्लास स्लैब ली इस तरीके से, तो ये आपके ये क्या है? इसके जो सरफेस है रिफ्रैक्टिंग सरफेस, यहीं से तो रिफ्लेक्ट करेगी लाइट, यहीं से तो करेगी, यहाँ से. तो ये क्या है? आपके पैरेलल है. और दूसरा कैसा है? प्लेन है. सेकंड जो मीडियम होगा आपने लिया प्रिज्म. तो प्रिज्म में क्या होगा कि जो सरफेस होगा वो प्लेन तो होगा बट नॉन पैरेलल होगा. लेकिन वो क्या नहीं होगा? आपका पैरेलल नहीं होगा. इस तरीके से प्रिज्म लीजिए, तो यहां से लाइट आपकी क्या करेगी? इस तरीके से निकल जाएगी. लेकिन ये जो सरफेस है जहां से रिफ्लेक्शन हो रहा है वो आपके क्या नहीं है? सॉरी, प्लेन तो है लेकिन पैरेलल नहीं है. ठीक है. एंड थर्ड वन जो आपका बनेगा दैट इज लेंस. लेंस में क्या होगा? ना तो प्लेन होगा ना ही पैरेलल होगा. कर्व एंड नॉन पैरेलल. कर्व एंड नॉन पैरेलल. कैसे? ये आपका क्या है? लेंस है. इस तरीके से यहां से आप क्या कर सकते हो? अभी देखिए कर्व सरफेस है. सरफेस कैसा है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जहां से लाइट क्या होती है? रिफ्लेक्ट हो रही है. कैसी है? कर्व. पैरेलल तो है नहीं. इसका सरफेस कैसा है? इस तरीके से हमने देखा था. कैसे है? ये प्लेन है एंड पैरेलल भी है. प्लेन है बट नॉन पैरेलल. तो ये हमारे मीडियम में डिफरेंट है. तीन इनको हम स्टडी करेंगे वन बाय वन. तो पहला हमारा बनता है स्लैब. तुम पहले स्लैब के बारे में देखते हैं. रिफ्लेक्शन थ्रू ग्लास स्लैब. ग्लास स्लैब के थ्रू किस तरीके से आपका रिफ्लेक्शन हो सकता है? इसमें आपको क्या लेना होगा? पहले ग्लास लेते हैं, ग्लास स्लैब लेते हैं. मान लीजिए आपने ग्लास स्लैब ली इस तरीके से. ग्लास स्लैब नाम दे दीजिए इसको कुछ भी, ए बी सी डी. ये इसके सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है. मान लीजिए यहां से मैंने एक लाइट को इंसिडेंट कराया इस तरीके से. लाइट हमारी क्या हुई? यहाँ से इंसिडेंट हुई. ये कौन सी रही आपकी? इंसिडेंट. इस पॉइंट पे आपकी क्या हुई है? स्ट्राइक हुई. हाँ, इस पॉइंट पे स्ट्राइक हुई. मीडियम चेंज हुआ, इंटरफेरेंस हुआ. यहाँ से क्या करेंगे? यहाँ से आपने क्या बनाया? नॉर्मल ड्रॉ किया. नॉर्मल ड्रॉ करेंगे. देखो अगर इसको जाना चाहिए तो सीधा, लेकिन क्या करेंगे? मीडियम हमारा, ये मीडियम कौन सा आपका? मीडियम रेयर मीडियम आपका. कौन सा मीडियम आपका? रेयर. एयर है, रेयर मीडियम. ये ग्लास आपका, ये कौन सा मीडियम आपका? डेंसर मीडियम. कौन सा है? डेंसर. फिर से आपका रेयर मीडियम. तो लाइट हमारी कहां से जा रही है? रेयर से डेंसर में. तो क्या होगा? लाइट हमारी नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी. बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल. तो इसको सीधे जाने की बजाय ये क्या कर जाएगी? यहां से आपकी बेंड हो जाएगी इस तरीके से यहां पे. अब फिर से क्या हुआ? यहाँ पे फिर से मीडियम चेंज हुआ. फिर से यहाँ पे क्या बनेगा? नॉर्मल बनेगा एक हमारा इस तरीके से. थोड़ा टेढ़ा हो गया, थोड़ा ध्यान रखना इसका. नॉर्मल बनेगा. अब लाइट हमारी जानी किस तरीके से चाहिए? अगर ये ऐसे सीधी, बट ये क्या कर जाएगी? अब मीडियम चेंज हो रहा है डेंसर से रेयर में, तो हमें पता है लाइट हमारी क्या करती है? नॉर्मल से क्या करती है? अवे. तो नॉर्मल से अवे. ठीक है. तो ये हमारी कौन सी होगी? इमर्जेंट रे. ये हमारी कौन सी होगी? इंसिडेंट रे. ये हमारी कौन सी होगी? रिफ्लेक्टेड रे. ठीक है ना. तो देखो ये, अब आप इसमें ये देखिए कि लाइट हमारी जा रही है सीधी सी मीडियम में. इसको जाना चाहिए था सीधा, लेकिन ये क्या कर गई? अपने पाथ से शिफ्ट कर गई है. क्या कर गई? शिफ्ट. और अगर मान लो मैं इस पॉइंट्स को नाम दूं, ये आपका यहां से स्टार्ट हुआ P है, ये आपका यहाँ पे Q है, आप इसको नाम दीजिए R, ये आपका पॉइंट S है. अगर मान लो मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ, ये M से MR, तो ये जो परपेंडिकुलर है ये
ये क्या बताता है? शिफ्ट बताता है, और इस शिफ्ट को बोलते हैं लेटरल शिफ्ट, कि लाइट आपकी अपने मेन पाथ से कितनी शिफ्ट हो चुकी है। जाना चाहिए था इसको बिल्कुल सीधा, लेकिन ये शिफ्ट हो गया है, यहाँ पे आ गया। ठीक है, बस इसमें एक गौर करने वाली चीज है कि लाइट की डायरेक्शन चेंज नहीं हुई, इस डायरेक्शन में जा रही है, इसी डायरेक्शन में लाइट है, बट क्या कर गया? बस वो शिफ्ट कर गया। अब क्वेश्चन यहाँ पे क्या राइज होता है कि क्या हम इस शिफ्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं? क्या हम इसकी वैल्यू को निकाल सकते हैं? ऑफ कोर्स निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकालें। ये इंसिडेंट रे, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ये कौन सा बन रहा है? आपका इंसिडेंट एंगल आई। ठीक है, ये आपका यहाँ पे रिफ्लेक्शन होता है, एंगल कौन सा बन रहा है? आर। तो जब ये आर है तो ये भी कितना होगा? आपका आर होगा। तो लाइक पहला है तो ये आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन गया। ठीक है, ये आपका एंगल कौन सा है? इमर्जेंट ई मान लीजिए, आई हो सकता। ठीक है, तो अगर मान लो मैं इस एंगल की बात करूं, ये वाला एंगल जो है आपका, तो ये एंगल कितना होगा भाई? ये टोटल एंगल कितना है? आई। अपोजिट सेम होंगे, ये आर हो गया, तो ये कितना बच जाएगा? इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं आई माइनस आर। ठीक है ना, तो आई माइनस आर, और हम इस स्लैब की थिकनेस ले लेते हैं टी। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एम आर हमारा क्या है यहाँ पे? लेटरल शिफ्ट या लेटरल डिस्प्लेसमेंट। लेटरल शिफ्ट हो गई, हमारा क्या कहेंगे इसको? लेटरल डिस्प्लेसमेंट। इसकी वैल्यू में निकालनी है। ठीक है, मान लीजिए हम इसको क्या कहते हैं? एक्स। समझ में आया डायग्राम कैसे हो? लाइट हमारी इंसिडेंट हुई, रिफ्लेक्ट हुई, फिर से रिफ्लेक्ट हुई। ये हमारी इंसिडेंट रे है, ये हमारी इमर्जेंट रे, दोनों के बीच में क्या है? जो गैप है, शिफ्ट हुई है, उसको हम बोलेंगे लेटरल डिस्प्लेसमेंट, लेटरल शिफ्ट। इसी को हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये रिफ्लेक्शन तो क्लास में तो हमने देख लिया। अब हमें कैलकुलेट करना है कि हमारा जो एम आर है ये हमारा कितना है? एम आर लेटरल शिफ्ट। तो अगर बात करें ट्राइंगल क्यू आर एम, यहां से हमने लिया इन ट्राइंगल क्यू आर एम, तो ये जो एंगल बन रहा है आपका, ये इस तरीके, इस ट्राइंगल में देखिए क्यू आर एम में जो एंगल बन रहा है आपका साइन, ये आपका लिया मान लीजिए अपने साइन आई माइनस आर इक्वल टू एम आर अपॉन में, साइन क्या होता है आपका? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, सॉरी हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितना आपका? एम आर। ठीक है, हाइपोटेनस कितना आपका? क्यू आर। अगर मैं एम आर को एक्स मान लूं तो यहां पे क्या हो जाएगा? इसको अगर हम इस तरीके से लिख सकते हैं, एम आर इज इक्वल टू क्यू आर साइन आई माइनस आर। और अगर एम आर को मैं एक्स लिखूं तो यहां से एक्स इज इक्वल टू क्यू आर साइन आई माइनस आर हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए इसको इक्वेशन 1 देते हैं। क्लियर? अब इस एंगल को लेते हैं, तो ये एंगल आपका क्या बनेगा यहाँ पे? इन ट्राइंगल क्यू आर, इसको नाम दे दीजिए यहाँ पे एम, क्यू आर एम, इन ट्राइंगल क्यू आर एम। ये जो एंगल है आपके यहाँ पे क्या बनेगा आपका? कॉस आर क्या बनेगा आपका? बेस अपॉन में हाइपोटेनस, बेस अपॉन में हाइपोटेनस। तो बेस कितना आपका? क्यू एन, हाइपोटेनस कितना आपका? क्यू आर। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या बना आपका? क्यू एन अपॉन में क्यू आर। ये आपकी इक्वेशन बन गई 2। याद समझ में आ रहा? यहाँ से हमने क्या निकाला? एक्स निकाली है, एक्स क्या आपका? एम आर, इन वैल्यूज को पुट करके फिर हमने ये वाला एंगल, इस ट्रायंगल को लिया। ये ट्रायंगल क्या हो गया आपका? बेस अपॉन में हाइपोटेनस। ठीक है ना, बेस कितना? क्यू एन, हाइपोटेनस कितना? क्यू आर। अब अगर इन दोनों इक्वेशन को हम देखें फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इन इक्वेशन को हम सॉल्व करें तो क्या होगा? देखिए जरा, यहाँ पे क्यू आर साइन आई माइनस आर, यहाँ पे क्यू एन अपॉन में क्यू आर। अगर हम इसको लेके आए तो कॉस क्यू आर आ जाएगा, ओ एन इधर आ जाएगा, सॉरी क्यू एन इधर आ जाएगा, तो क्यू आर से क्यू आर कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगी हमें, तो मिलेगी एक्स इक्वल टू क्यू एन साइन आई माइनस आर अपॉन में कॉस आर। ठीक है, कितना मिला? क्यू एन इक्वल टू साइन आई माइनस आर अपॉन में कॉस आर। अब ये क्यू एन क्या है यहाँ पे? क्यू एन देखिए, क्यू एन किसके इक्वल आपका? एडी के, एडी क्या? टी। तो मैं इसको लिख सकता हूँ यहाँ से एक्स इक्वल टू टी साइन आई माइनस आर अपॉन में कॉस आर। ये तो हमारी निकल के आ गई लेटरल डिस्प्लेसमेंट। इस फॉर्मूले से हम लेटरल डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। इससे हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो लाइट रे है आपकी, इंसिडेंट रे है, वो अपने पाथ से कितनी शिफ्ट हो रही है। ये एक्स हमने निकाल लिया इन वैल्यूज को पुट करके। ठीक है ना, अब यहां पे एक चीज और देखते हैं कि क्या ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना हो सकता है? किस चीज का डिस्प्लेसमेंट? कि जो लेटरल शिफ्ट है, ठीक है ना, ये आपका मैक्सिमम कितना हो सकता है? तो हम क्या कह सकते हैं, जो लेटरल शिफ्ट आपकी मैक्सिमम कितनी हो सकती है?
देखिए lateral shift tends to maximum when I is equal to 90 डिग्री। ये I आपका जब इंसिडेंट आपका कितना हो जाए 90 डिग्री, जब इतना हो जाए बिल्कुल इस तरह बढ़ता जा रहा है, इस तरीके से होता जा रहा है, ठीक है ना। तो शिफ्ट आपकी करते जा रही है, कितना हो जाएगा जब I is equal to 90 डिग्री। जब I 90 डिग्री हो जाएगा तो बताओ जरा R की वैल्यू कितनी होगी, हमने पढ़ा था नॉर्मल इंसिडेंस में इस तरीके से, अगर आपका I 90 है तो R यहाँ पे क्या होता है 0, भाई बिना किसी रिफ्लेक्शन के क्या हो रही है, वो बेंड ही नहीं हो रही, R की वैल्यू नहीं बन रही तो R क्या होगा 0। तो यहाँ से हम R की वैल्यू ले लेते हैं 0। अगर इन वैल्यूज को I और R की वैल्यूज को इस फॉर्मूले में पुट कर दे तो क्या मिलेगा हमें, x is equal to t sin 90 minus 0 90 and cos 0 t sin 90 कितना होता है 1 और cos 1 भी 1 होता है, तो हम क्या लिख सकते हैं x is equal to t, यानी कि क्या जो x है ये आपका जो लेटरल शिफ्ट है ये कितना हो सकता है मैक्सिमम, कितना हो सकता है उसकी थिकनेस के बराबर, ठीक है ना, किसके बराबर, उसकी थिकनेस के बराबर। तो हम क्या लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ द, जो हमारा क्या है डिस्प्लेसमेंट है हमारा किसका मैक्सिमम कितना, कैन नॉट एक्सीड फ्रॉम द, कैन नॉट एक्सीड, किससे ज्यादा एक्सीड नहीं कर सकता हमारा थिकनेस से, किसकी थिकनेस से, ग्लास स्लैब की थिकनेस से, ठीक है। तो ये हमारा क्या निकाला था हमने, लेटरल शिफ्ट निकाला था, लेटरल शिफ्ट निकाल लिया, मैक्सिमम निकाल लिया, मैक्सिमम कितना होता है, कितना होगा x इक्वल टू t, मैक्सिमम जो लेटरल शिफ्ट है वो कितना हो सकता है उस ग्लास स्लैब के थिकनेस के बराबर। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो लेटरल शिफ्ट है वो डिपेंड्स किस पे कर सकता है, लेटरल शिफ्ट डिपेंड्स ऑन, किस किस पे डिपेंड कर रहा है, देखिए जरा इस फॉर्मूले को देखो आप, पहला पॉइंट किस किस पे डिपेंड कर रहा है, एक तो t पे यानी कि थिकनेस पे, किसकी थिकनेस पे, ग्लास स्लैब, जितना ज्यादा थिक आप रखोगे ग्लास स्लैब को उतना ही ज्यादा क्या हो सकता है आपका लेटर, उस पर डिपेंड करता है, जितनी ज्यादा थिकनेस उतना ही लेटर शिफ्ट हमारा जैसा भी होगा। सेकंड हमारा क्या निकल के आता है, सेकंड कौन सा आपका, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, सेकंड क्या बना, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, आई के अकॉर्डिंग हमारा क्या होगा, आर होगा। तो ये फैक्टर्स है जिन पे आपकी क्या करती है, लेटरल शिफ्ट आपकी डिपेंड करती है। तो एक छोटा सा डेरिवेशन था, इसको नोट करिए, समझिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इसके बाद आगे चलते हैं। नोट कर लिया, ठीक है। अब इस पे एक न्यूमेरिकल करते हैं। देखिए न्यूमेरिकल लिखिए, ए पैरेलल साइड ग्लास स्लैब of thickness 4 centimeter is made of a material of refractive index √3, ठीक है। एक ग्लास स्लैब ली हमने जिसकी थिकनेस कितनी है 4 सेंटीमीटर, मेड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3, व्हेन ए रे इज इंसिडेंट ऑन वन ऑफ पैरेलल फेस at angle of incidence 60 degree emanates out from other parallel side, find the lateral shift, lateral shift find, ठीक है। एक पैरेलल
एक ग्लास स्लैब है जिसकी थिकनेस कितनी है 4 सेंटीमीटर है, और जिस मटेरियल का वो बना हुआ है, जो ग्लास स्लैब जिस मटेरियल की बनी हुई है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है √3। अब एक रे उसमें क्या कराई जाती है, इंसिडेंस कराई जाती है। इंसिडेंस कराने के बाद एक पैरेलल साइड में उसको इंसिडेंट कराया जाता है। फिर क्या होती है कि वो जब इंसिडेंट एंगल कितना बनता है 60 डिग्री का, एमर्ज आउट निकलती है जब उस साइड से, तो बताइए लेटरल शिफ्ट कितनी बनेगी हमें। तो पहली बात तो फॉर्मूला हमें आना चाहिए, तो लेटरल शिफ्ट फॉर्मूला निकालेंगे। लेटरल शिफ्ट का जो फॉर्मूला था क्या था, x इक्वल टू टी साइन आई माइनस आर अपॉन में कॉस आर। अब इस फॉर्मूले को देख के बताइए जरा, टी हमें दे रखा, ठीक है, आई हमें दे रखा, आर नहीं दे रखा हमें, तो आर कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पे हम यूज करेंगे स्नेल्स लॉ, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ क्या कहता है, साइन आई अपॉन में साइन आर इक्वल टू म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि, ठीक है। तो यहाँ से हमने लिया साइन आई अपॉन में साइन आर इक्वल टू म्यू, ठीक है। देखिए जरा, साइन आई की वैल्यू पुट करिए, यहाँ पे साइन 60 डिग्री, साइन आर आपको निकालना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दे रखा आपको, म्यू √3। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, तो 2 साइन आर इक्वल टू √3। सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 3 से √3 1/2 साइन आर, तो यहाँ से साइन आर आपका कितना आ जाएगा 1/2, और साइन 1/2 कितना होता है 30, तो यहाँ से हमें आर की वैल्यू मिल गई 30 डिग्री। बस आर हमारे पास है, आई हमारे पास है, टी हमारे पास है, वैल्यूज पुट कर दीजिए इसमें, पुट द वैल्यूज। क्या होगा बताओ जरा, x इक्वल टू टी कितना है 4 साइन, आई कितना है 60 डिग्री, ठीक है ना। आर हमने कितना निकाला 30 डिग्री, एंड साइन कॉस आर कितना निकाला 30 डिग्री। तो यहां से सॉल्व करेंगे 4 60 माइनस 30 यानी कि साइन 30 अपॉन में कॉस 30, ठीक है। वैल्यूज पुट करिए, साइन 30 की वैल्यू 1/2, कॉस 30 की वैल्यू 3/√3/2, 2 से 2 पर चला जाएगा, कैंसिल हुआ, तो 4/√3। तो ये इस वैल्यू को हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास लेटरल शिफ्ट कितनी निकल आएगी, x इक्वल टू 4/√3, ठीक है। तो इस तरीके से हम फॉर्मूले को यूज करके हम क्या निकाल सकते हैं, लेटरल शिफ्ट निकाल सकते हैं कि अगर कोई इतने एंगल पे लाइट हमारी क्या कर रही है, इंसिडेंट कर रही है, इतनी थिकनेस उसकी दे रखी है, तो कैलकुलेट करिए कितनी लेटरल शिफ्ट होगी, ठीक है ना। तो नोट करिए, इसको निकालिए सॉरी निकाल दीजिए। बाकी इस तरीके से हम और न्यूमेरिकल्स को कर सकते हैं, ठीक है। अब इसी लेटरल शिफ्ट पे एक टॉपिक और उसको हम देखते हैं। टॉपिक का नाम है एपरेंट डेप्थ। टॉपिक का नाम क्या, एपरेंट डेप्थ। एपरेंट डेप्थ का मतलब क्या होता है, देखिए ये आप लोगों ने अपनी लाइफ में खूब महसूस किया होगा, देखा भी होगा कि अगर मान लीजिए कोई भी हमने गिलास लिया, ठीक है, और उसमें हमने पानी लिया और उसमें कोई भी कॉइन वगैरह हमने उसमें क्या कर दिया, डाल दिया, तो आप देखोगे कि आप जो उसमें देखते हो उस कॉइन को, तो आपको ऐसा लगता है कि वो आपको ऊपर की तरफ नजर आ रहा है, यानी कि आपको उसकी हाइट बहुत ही क्या लगती है, कम लगती है, ठीक है। सेम ऐसा होता है मान लो आप स्विमिंग पूल में जाते हो तो उसमें क्या लगता है, पूल की जो फर्स्ट नीचे फ्लोर होता है वो आपको ऊपर की तरफ नजर आता है, लेकिन एक्चुअल में होता नहीं है। एक्चुअल में जो उसकी डेप्थ है उतनी होती है। तो ये हमें जो ऊपर नजर आता है ये क्या होता है, ठीक है, वो रिफ्लेक्शन ही होता है। अब एपरेंट डेप्थ क्या होती है, जो हमें नजर आती है, और रियल डेप्थ, अब उसके बीच में हम इस चीज को निकालने वाले हैं। तो एपरेंट डेप्थ को समझ में आया कैसे निकालें। अब देखिए एपरेंट डेप्थ को निकालने के लिए आपने क्या किया, मान लीजिए आपने कोई इस तरीके से वेसल लिया, ठीक है, इसमें क्या आपने पानी डाल दिया, इसमें पानी, ठीक है, और यहां पे मैंने कोई ऑब्जेक्ट रख दिया। अब ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा, लाइट को क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, हमें इसको देखना है। तो अब ये क्या करेगा, चारों डायरेक्शंस में क्या करेगा, लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा, लेकिन एक लाइट ऐसी होगी जो क्या होगी, उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी। तो परपेंडिकुलर तो वो किसी भी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट किए बिना क्या चली जाएगी, बिल्कुल स्ट्रेट चली जाएगी। मान लीजिए वो लाइट आपकी इस तरीके से सीधी चलेगी, ऐसे थोड़ा देखिए इस तरीके से, और मान लीजिए आप इसको यहां से देख रहे हो, ये आपकी आई है,
थोड़ी ऐसी बनी आ रही, थोड़ा ध्यान रखना। यहाँ से आप इसको देख लो, तो एक लाइट यहाँ से इस तरीके से निकलेगी सीधी, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं, नॉर्मल है, सीधी निकली। और बाकी के क्या करते, और लाइट जब हम निकलेंगे हमारी, तो मान लीजिए वो यहाँ से इस तरीके से निकली। अब जरा मुझे ये बताइए कि ये जो मीडियम है नीचे वाला, ये कौन सा मीडियम आपका? डेंसर मीडियम है, वाटर है। और जो बाहर वाला मीडियम वो क्या होगा आपका? रेयर मीडियम। यहाँ पे लाइट आपकी क्या हो, सरफेस चेंज हो, यहाँ पे क्या बना? नॉर्मल बना। अब नॉर्मल बना तो बताइए डेंसर से रेयर में जब लाइट जा रही है तो क्या करेगी? टुवर्ड्स द नॉर्मल होगी या अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये क्या कर जाती है? इस तरीके से निकल जाती है। तो ये जो एंगल बना आपका यहाँ पे, ये कौन सा बना आपका? आई, ठीक है। अब रिफ्लेक्ट करके तो ये एंगल कौन सा बना आपका? आर। ये आपका कौन सा बना? आई। अब अगर मान लीजिए इसको लाइट को, ठीक है, इतना फिनोमेना समझ में आपको, यहाँ से देख रहे हो लाइट इसने ऑब्जेक्ट ने क्या करी? एमिट करी, एक स्ट्रेट चलेगी, एक हमारी इस तरीके से निकलेगी। तो जब आप देखोगे इस लाइन को, अगर कोई इसको यहाँ से देख रहा है, तो अगर आप इसको क्या करोगे? बैक ट्रैक करोगे, जो कि इस तरीके से मिलाओगे कि हमें ये देखते हैं कि लाइट कहाँ से आ रही है, तो आप देखोगे कि यहाँ से आ रही है। तो देखिए आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, लेकिन आपको अपीयर कहाँ पे हो रहा है? यहाँ पे। यही हमारा अपरेंट डेप्थ होता है, ये रियल डेप्थ है हमारी अपरेंट डेप्थ। तो इसी को हमें कैलकुलेट करना कि किस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए मैंने कहा कि ये पॉइंट है आपका, कोई भी कुछ भी ले सकते हो। मान लीजिए इसको नाम लिया P, ये आपने लिया O, यहाँ पे O की इमेज बन रही I, तो आप इसको I ले लीजिए। यहाँ पे आप मान लीजिए Q ले लीजिए। तो ये जब R है तो ये एंगल भी कितना होगा आपका? R हो जाएगा। कैसे होगा ये पता ना? ये देखो, ये दो पैरेलल लाइन इस तरीके से, ये दोनों क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सेम होंगे, R है, ये R है, ये I ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो मान लीजिए हम कहते हैं कि इसकी कंप्लीट डेप्थ क्या है? D है, ठीक है। और जहाँ पे इमेज बन रही है जहाँ तक, उसको हम क्या मान लेते हैं? अपरेंट, यानी कि A मान लेते हैं। तो अब हमें इसकी वैल्यू निकालना कि कितना क्या रेशियो निकल के आता है हमारा। तो ये डायग्राम समझ में आया आपको कैसे होता है? ठीक है। ऑब्जेक्ट होता है, इस तरीके से लाइट हमारी निकलेगी, सिंपल सी बात। अब हम निकालते हैं इसकी वैल्यू कि रियल डेप्थ और अपरेंट डेप्थ में क्या रिलेशन निकल के आता है, ठीक है। तो अगर मान लो हम ट्राइंगल की बात करते हैं, इन ट्राइंगल POQ लेते हैं, इन ट्राइंगल POQ, इन ट्राइंगल POQ, ये एंगल बना आपका, तो हम क्या कह सकते हैं? साइन आई। साइन आई किसके इक्वल होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना आपका? इन ट्राइंगल ये परपेंडिकुलर है आपका PQ, और बेस क्या आपका? PO, ठीक है, सिंपल है। ये परपेंडिकुलर है बेस आपका, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस बनेगा, हाँ परपेंडिकुलर PQ, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस QO, हाँ QO, ठीक है, साइन आई, सिंपल से। अब क्या करते हैं हम? ट्राइंगल लेते हैं नेक्स्ट, इन ट्राइंगल PIQ, यहां से साइन R बनेगा आपका। साइन R क्या बनेगा? फिर से बताओ जरा, फिर से वही परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर कितना आपका? PQ, और हाइपोटेन्यूस कितना? QI, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। तो देखो साइन आई साइन आर, अगर हम यहाँ पे क्या करें? अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, हम यहाँ पे क्या करें? स्नेल्स लॉ को यूज करें, ठीक है, स्नेल्स लॉ को। तो स्नेल्स लॉ क्या कहता है? साइन आई अपॉन में साइन आर इक्वल टू म्यू कांस्टेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो अब जो म्यू है यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये किसका निकाल रहे हैं हम? साइन आई अपॉन साइन आर, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। ये वाटर आपका, ये एयर है, सॉरी ये एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर। हम यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं। तो अगर हम वैल्यूज को पुट करें, साइन आई की, साइन आई की वैल्यू कितनी है? PQ अपॉन QO। साइन आर की वैल्यू कितनी है? PQ अपॉन में QI, और यहाँ से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल गया कितना है हमारा? म्यू। तो बताओ जरा कितना निकल के आएगा? इसकी वैल्यू पुट करो। म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा? ये वैल्यू पुट करो साइन आई की। तो यहाँ पे साइन आई रखा आपने कितना? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स PQ अपॉन में QO, साइन आर नीचे चला जाएगा, QI अपॉन में PQ से PQ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर कितना निकल के आएगा? QI अपॉन में साइन आई पर साइन आर निकाल लें।
हाँ तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका निकाल लें हम यहाँ से, एयर का विद रिस्पेक्ट टू वाटर, एयर का विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर कितना आ गया, क्यू आई अपॉन में समझ में कैसे निकाला हमने। अब हमने पढ़ा था अपने प्रीवियस लेक्चर में रिवर्सिबिलिटी। रिवर्सिबिलिटी क्या होती है, अगर लाइट एक से आ रही है और उसी से वापस कर दें हम, तो अगर मान लो मैं इसका रिवर्स कर दूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर निकालूं मैं विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो क्या हो जाएगा, इसको उल्टा कर दो, क्यू अपॉन में कर दिया, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर निकाल लिया हमने, क्यू अपॉन में क्यू। अब अगर देखिए, अब ये लाइट अगर मान लीजिए हमें क्या कर सकते हैं, ये अगर हमें ये इमेज देखनी है यहाँ पे, तो जो आईज का जो साइज होता है, प्यूपिल का साइज होता है, वो हमारा क्या होता है, बहुत ही छोटा होता है। अब आईज का साइज बहुत छोटा है, तो छोटा होगा तो हम क्या मान के चलते हैं कि जो क्यू है ये किसके नजदीक होगा, पी के, आई भी किसके नजदीक होगा, पी के, ठीक है। तो अगर मान लीजिए ये बात कर लें कि जो हमारा है इफ पी क्यू एंड आई आर वेरी क्लोज टू ईच अदर हो जाएगा, तो हमारा जो क्यू ओ है ये क्या बन जाएगा, क्यू ओ हमारा क्या बन जाएगा, पी ओ, और जो हमारा क्यू आई ये क्या बन जाएगा, आई पी, क्यू आई क्या बन जाएगा, आई पी। इस वैल्यू को यहाँ पुट करें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर क्या बन जाएगा, पी ओ अपॉन में पी आई। अब देखिए पी ओ, पी से ओ क्या है हमारी रियल डेप्थ, तो ये हम लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि यहाँ पे लिख सकते हो बराबर में, ये आपकी क्या है रियल डेप्थ, और देखिए पी आई क्या आपकी एपरेंट डेप्थ, ये क्या है आपकी एपरेंट डेप्थ, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया किसी, ठीक है। नोट करिए इसको, इसके बारे में और कुछ देखते हैं फिर। ठीक है, तो अब देखिए जरा इसमें पी ओपन में P, इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं रियल हाइट है आपकी, रियल डेप्थ है, यानी कि ये जो डेप्थ है ये किसकी हाइट है, ऑब्जेक्ट की, तो हम इसको लिख सकते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन में हाइट ऑफ इमेज, इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा रिलेशन निकल के आता है एपरेंट डेप्थ के लिए, रियल डेप्थ अपॉन में एपरेंट डेप्थ, किसका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में ये है, तुम्हारा बनेगा रियल डेप्थ अपॉन में एपरेंट डेप्थ, ठीक है। इसको नोट करिए। इसके बाद एक पॉइंट और उसको देखते हैं, ठीक है, नोट कर लिया, इसको रफ कर देंगे। एक टर्म निकल के आती है नॉर्मल शिफ्ट, क्या आती है, नॉर्मल शिफ्ट। इसमें हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल शिफ्ट का मतलब देखिए कि ये आपका ऑब्जेक्ट O है, ये यहां से शिफ्ट हो गया I पे, तो इस शिफ्ट को बोलेंगे नॉर्मल शिफ्ट, ये कितना शिफ्ट हुआ, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं, यहां पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, द हाइट थ्रू विच an object appears to be raised in a denser medium is known as normal shift। उसको हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल शिफ्ट, यानी कि कितनी हाइट से आपका ऑब्जेक्ट आपको अपियर हो रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल शिफ्ट, ठीक है ना। यानी कि अगर हम ये बात करें कि ये हमारी क्या है, रियल डेप्थ है, ठीक है, और ये हमारी क्या है, एपरेंट डेप्थ है, तो इसका जो रेशियो बनेगा, सॉरी बीच का जो गैप है ये हमारी क्या है, नॉर्मल शिफ्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट पहले यहां जा रहा है, हमें यहां पे दिख रहा है, तो कितना शिफ्ट हुआ ये, उसको नॉर्मल शिफ्ट बोलते हैं। तो नॉर्मल शिफ्ट अगर हम निकालें, नॉर्मल शिफ्ट हम निकालें तो क्या हो जाएगी कि रियल डेप्थ में से
हम एपरेंट डेप्थ को माइनस कर दे, तुमने क्या किया, रियल डेप्थ में से एपरेंट डेप्थ तुमने क्या कर दिया, माइनस। ठीक है, तो रियल डेप्थ कितनी है हमारे पास, PO, और एपरेंट डेप्थ कितनी है हमारे पास, PI। ठीक है, इसको मान लीजिए हमने कहा x, ये x है हमारा। ठीक है, तो देखिए पिछला फॉर्मूला जो हमने निकाला था, क्या, किस चीज का, एपरेंट डेप्थ का, तो हमारा क्या निकल गया था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ म्यू इक्वल टू 2। अब देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इधर एयर निकले, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, एयर निकलने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारा क्या निकल के आया था, ये निकल के आया था हमारा PO अपॉन में PI, यानी कि रियल डेप्थ अपॉन में क्या निकल के आया था हमारा, ये एपरेंट डेप्थ, ये तो निकल के आया था। तो रियल डेप्थ कितनी थी, PO, एपरेंट डेप्थ कितनी PI। अगर मान लो मैं कहता हूं PI, इसको इधर ले जाओ, तो PI की वैल्यू क्या हो जाएगी, PO अपॉन में म्यू। ठीक है, तो अगर इस वैल्यू को मैं यहां पुट कर दूं तो क्या हो जाएगा, PO इक्वल टू PO अपॉन में म्यू। ठीक है, अब PO क्या है, रियल डेप्थ, उसको हमने किस नाम से दिया, D से, तो मैं इसको लिख सकता हूं D माइनस D अपॉन में म्यू। इसमें से ये x चल रहा है आपको, यहाँ से x को बाहर, इसमें से D को कॉमन निकालिए, तो D क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 अपॉन में म्यू। तो ये आपकी क्या बन के आ गई, नॉर्मल शिफ्ट, कि कितना शिफ्ट हुआ। अगर मान लो निकालना है तो हमें डेप्थ पता होना चाहिए, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता होना चाहिए, हम क्या निकाल सकते हैं, उसकी क्या निकाल सकते हैं, नॉर्मल शिफ्ट निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे नॉर्मल शिफ्ट किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है, एक तो डेप्थ पे कितना गहरा है, रियल डेप्थ पे, और दूसरा किस पे डिपेंड कर रहा है, उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। तो हम लिख सकते हैं यहां से, नॉर्मल शिफ्ट डिपेंड्स ऑन, पहला पॉइंट क्या से सकते हैं, रियल डेप्थ, एंड सेकंड वन क्या कह सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, हाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम, उस मीडियम के। ठीक है ना, तो ये हमारा एपरेंट डेप्थ ऑफ नॉर्मल। ठीक है, तो आई थिंक एनफ फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको फर्दर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।